बिलासपुर जिले की एक ऐसी सीट है कोटा, जिसको कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है और इस गढ़ में अजीत जोगी का वर्चस्व रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ती थी। और अब मौजूदा दौर में इस सीट पर 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला पूरा त्रिकोणीय हो सकता है। एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के गढ़ का जिक्र किया तो उसी गढ़ के एक प्रत्याशी हैं हमारे साथ, अटल श्रीवास्तव। इनसे समझ लेते हैं कि आखिर कितनी मजबूती है वहाँ और ये कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। चूँकि आपका गढ़ है तो उस गढ़ में किस तरीके से संभावना नज़र आती है और किस तरीके से उसको विजय कर पाएंगे? देखिए, आज़ादी के बाद से कांग्रेस वहाँ कभी हारी नहीं। 2018 में वहाँ भ्रम की स्थितियाँ पैदा की गई थी कि मैडम जोगी कांग्रेस से लड़ रही हैं और को कांग्रेस के फलाने पर वोट देना है। इस तरीके की अफवाहें उड़ा के उन्होंने वोट पाया। फिर भी 31,000 वोट कांग्रेस को मिले। पर अब कांग्रेस के अलग हो जाने के बाद और अभी वर्तमान विधायक के निष्क्रिय होने के कारण, उनके स्वास्थ्य के कारणों से निष्क्रिय होने के कारण वहाँ की जनता समझ गई है कि हमको विधायक कांग्रेस का ही चुनना है। मतलब लाभ मिलेगा उसका? हाँ, लाभ मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि एक जूदेव परिवार से एक जोगी जी, अब तो दिवंगत हैं, उनकी धर्मपत्नी है, तो आपने पहले ही बता दिया निष्क्रिय हैं। एक आ ही नहीं रहे, चर्चा ये भी है शायद वो तीसरे नंबर पे। तो ये सब समीकरण को समझा जाए तो क्या लगता है अटल श्रीवास्तव नंबर 1 पे है वहाँ? देखिए, छत्तीसगढ़ के 2 राजनीतिक बड़े परिवार के लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। एक राजा परिवार से हैं, दिलीप सिंह जूदेव जी के सुपुत्र हैं। एक लोकतंत्र के राजा जो पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, उनकी पत्नी है। तो मुकाबला रोचक है। पर वहाँ की जनता विकास के नाम पर माननीय भूपेश बघेल जी के इन 5 सालों में किए गए काम, चाहे वो किसान का हो, चाहे फ्री शिक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की बात हो, अभी गैस सिलेंडर का जिस तरीके से घोषणा हुई है, तो इस तरीके की जो बातें योजनाएं, मतलब योजनाएं, कांग्रेस की योजनाओं पर लोगों का भरोसा है। आप ही के जवाब में एक चीज निकल के आ गई, आपने कह दिया कि मैं आम हूँ। मैं तो नहीं मानता, जनता भी नहीं मानती, क्योंकि चर्चा ये है कि अटल श्रीवास्तव मुख्यमंत्री बघेल के बहुत करीबी हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, संगठनात्मक रूप से मैं उनके साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ। एक नौकरी पेशा परिवार से आता हूँ, थोड़ा वॉक भी करते रहते हैं। नौकरी पेशा परिवार से आता हूँ। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक 2 राजनीतिक परिवार है वहाँ पे बड़े, और मैं एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ। ये मेरा कहना था। मुख्यमंत्री जी का स्नेह मुझे जरूर है और अच्छा मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। आगे भी मिलेगा, ये आपको पता है। इस चीज़ को तो हम भी खैर जान रहे हैं। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब बिलासपुर ज़िले की बात आती है और बिलासपुर की जो 6 सीटें हैं, ये बहुत बारीकी से मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत 6 सीटें हैं और 6 सीटों के अंदर बिलासपुर की जब बात आती है तो हर व्यक्ति यहीं रहना चाहता है, चाहे वो चुनाव कहीं से भी लड़े। ऐसा क्या है इस बिलासपुर में, ये खींचता है क्या? नहीं, देखिए, ऐसी बातें नहीं है। ये बिलासपुर एक पुराना जिला जो था 19 विधानसभाओं का जिला था, अब 6 विधानसभाओं का बिलासपुर जिला है। और अमूमन 30 किलोमीटर के रेडियस पे सभी विधानसभाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो सभी के जो भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, एक अपना हेड ऑफिस घर यहाँ बिलासपुर में रखता है, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज़ को लेके। इसलिए देखिए, आप सभी लोगों का रहना बिलासपुर होता है, और तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्षेत्र में लोगों के फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिलासपुर की तरह उसको बना लिया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप अभी जिस विभाग के अध्यक्ष हैं, कहा जाता है कि उस विभाग के भीतर या उस विभाग के अंदर लोगों को बाहर से लाने की कला होती है और उसकी जिम्मेदारी भी होती है। छत्तीसगढ़ में अपार संपदाएं हैं जो हम बता नहीं पा रहे, पहुंचा नहीं पा रहे, तो उसको लेकर कोई रोड मैप रहेगा, क्योंकि आपने काम किया है पीछे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगभग 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उन्होंने पर्यटन नीति नहीं बनाई, या पर्यटन को लेकर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावना है। हमारी सरकार आने के बाद हमने पर्यटन नीति बनाई और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। चूँकि मुझे 3 साल का समय मिला, जिसमें 2 साल कोरोना के निकल गए, फिर भी हमारी नीति बनी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बाहर के पर्यटक यहाँ ला से आएँ, भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ का स्थान हो, और ऐसी असीम संभावनाएं छत्तीसगढ़ में दिखती हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, चाहे वो फॉरेस्ट के मामले में हो, वो लांछित हो, चाहे वाइल्ड लाइफ के मामले में हो, चाहे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हो। और छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति भी इतनी मजबूत है कि उसके लिए लोग, मतलब रोड मैप है आपके पास, आप करेंगे? रोड मैप है। कोटा के मुद्दे क्या हैं?
कोटा पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की वो विकास पुरुष कहा जाता था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समय। उन्होंने कोटा विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किया, रोड, नाली, बिजली, खंबे, स्कूल, स्वास्थ्य। पर पिछले 17 सालों से वहाँ पर ये सब विकास का क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था और इन 5 सालों में कांग्रेस का शासन था, पर विधायक निष्क्रिय थी। तो अब मुझे लगता है कि पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं कम हो गई हैं, जो जर्जर हो गई, उन्हें पहले सबसे पहली प्राथमिकता पे ठीक किया जाए। एक चीज का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि विधायक निष्क्रिय हो गई हैं, तो मुझे आपकी बात से एक चीज तो साफ हो रही है और वहाँ की जनता को भी आपने बता दिया है। तो एक बात तो साफ हो गई है कि यदि वो निष्क्रिय हैं तो उसका सीधा लाभ आपको तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो भी उसी घराने से हैं जिस घराने में आप हैं। देखिए, अब तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। एक को मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को विधायक बनाया, पत्नी को भी विधायक बनाया, पर उन्होंने कांग्रेस के पीठ पे खंजर घोंपा है और जनता समझ रही है कि अब भुलावे पे नहीं आएंगी और समझ चुकी है कि ऐसे निष्क्रिय विधायक से अच्छा है कि हम कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस का गढ़ है वहाँ, तो आम मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, सब कुछ कांग्रेस के साथ आ गए। अभी भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, फिर ईडी दफ्तर चले जाते हैं। साबित क्या करना चाहते हैं? लाइमलाइट चाहिए कि सच में अमित जोगी जनता के बीच जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं? अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसे टारगेट दिया गया है। आरोप आप पर भी लगते थे। मेरे ऊपर, मैं भाजपा की आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पर, अब ठीक है। नहीं, कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया, इसलिए हम लोग 70 सीट जीत के आए। और अभी आप इस बार भी देखिएगा कि जनता कांग्रेस के साथ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है भरोसा, विश्वास, ये कांग्रेस के साथ है। और जहां तक अमित जोगी की बात है, अमित जोगी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ करके कांग्रेस को हराने का ठेका लिया है। आने वाले समय में इसका बहुत सारी चीजें सामने आएगी कि किस तरीके की इनकी डीलिंग हुई है, किन सीटों पर कितने पैसे करने हैं। तो ये उसी एजेंडे पे काम कर रही है। चुनाव के बाद सब चीजें। ये एजेंडा सेट कौन कर रहा है? जो ऊपर में बैठे हैं, हम दो हमारे दो की सरकार, और यहाँ पर इनको एक आदमी, एक पपेट मिल गया है। कौन है वो? उस कठपुतली के हाथ खेलकर दिसंबर को साफ हो जाएंगे और ये कहीं नहीं रहेंगे। इसके बाद इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति खत्म हो जाएगी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। एक सवाल और है कि जब हम बिलासपुर आते हैं, और आपने बताया 30 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। और चर्चाएं ये भी है, मतलब वो सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि आप लंबे समय से बिलासपुर में रह रहे हैं। चर्चाएं ये भी है कि जब विधायक के पास जाइए तो कह देते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, लाचार, बेसहारा, इस टाइप की चीज़ें निकल के आती है। क्या ऐसा होना चाहिए? एक दूसरा, क्या वाकई ही जो बात है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, आप इससे सहमत हैं? नगर पालिका के चुनाव में हमने 18 गाँवों को सम्मिलित किया है। 18 गांव, मतलब ये बी ग्रेड सिटी के रूप में आने लगे। इसकी पॉपुलेशन अब 6 लाख से ऊपर हो गई है। तो जो 18 गांव शहर में सम्मिलित हुए हैं, नेचुरली थोड़े से थाने बढ़े, थाने का एरिया बढ़ गया, तो जो बेसिक सब प्रॉब्लम है उसके कारण लगा। पहले वो गांव क्षेत्र में आते थे तो उसका जो क्राइम था वो उधर चला जाता था। शहर में कानूनी तरीके से लागू है। बिलासपुर तो हाई कोर्ट, बिलासपुर में हाई कोर्ट है, बिलासपुर न्यायधानी है, इसीलिए मैंने SACL हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ऑफिस है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस थोड़ी सी ज़्यादा आपको इसलिए दिखती है क्योंकि 18 गांव जुड़े, वहाँ अपराध भी अब शहर के अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए एक में आता है। बाकी से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। लेकिन जनता कह रही है ऐसा है नहीं। तो हमें पता है कि जब शहर बढ़ता है तो शहर के साथ साथ क्राइम भी बढ़ते हैं और क्राइम को कंट्रोल करना ही प्रशासन करता है। विधायक यहाँ के बहुत नाराज रहते हैं कि आप लोग ध्यान नहीं दिए उनके ऊपर। देखिए, नाराजगी से तो काम नहीं चलता है। जो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, विधायक की अपनी जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से काम होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और हमेशा कोशिश हुई है। विधायक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। विधायक भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। कोई भी परेशानी है उससे फेस करना चाहिए। हमारे यहाँ फोरम्स हैं, हमारा संगठन है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और सब बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने नाम दिया और जिसको आप लोग जन घोषणा पत्र कहते हैं, वो जारी कर दिया। अब जब जारी किया तो आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं ने ये कह दिया कि वो तो हमारी नकल कर रहे हैं साहब। क्या वाकई वो नकल कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को कोई विश्वास नहीं करेगा।
क्योंकि 2018 से पहले इन्होंने कहा था कि हम किसानों को 300 रुपये बोनस देंगे। उसके पहले 2016 में इन्होंने जो 15 क्विंटल धान खरीदते थे उसको 10 क्विंटल कर दिया। जब कांग्रेसियों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, तो फिर वो वापस करना पड़ा मजबूरी में। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे टेंडर डालते हैं ना कि 1% अबव कर दो, वैसा ही काम कर रहे हैं। हमने 2800 रुपये बोला तो 3100 रुपये कर दे रहे हैं हम। तो एक खेल है और उनके मजाक बहुत टेक्निकल चीज है। आपने भी उस टेक्निकल चीज का जिक्र किया कि आपने कह दिया हम 3000 तो इन्होंने कह दिया 3100, आपने कहा 20 क्विंटल तो इन्होंने कह दिया 2100, आपने 4 किस्तों में कहा तो इन्होंने एक मुश्त कह दिया, आपके बारदाने नहीं मिलते तो उन्होंने कहा पहले उपलब्ध। ये चल क्या रहा है, ये मान लिया जाए? कुछ नहीं चल रहा है। ये इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता का विश्वास जो है, भरोसा जो है, वो भूपेश बघेल जी की सरकार पर है। इसलिए जनता इनकी किसी भी चीज़ों पर आने वाली नहीं है। और ये मजाक का विषय होगा। उनसे तो हम तो पूछते हैं कि पिछले जो आपने 300 रुपये बोनस दिया उसका क्या होगा। कहते हैं हम ही ने शुरुआत की थी बोनस देने की। फिर दिया नहीं ना। केवल चुनाव के 2018 के एक चुनाव में 1 वर्ष मिला, बाकी पिछला कोई बोनस नहीं मिला। फिर उनसे पूछा जाए कि 15-15 लाख सबके खाते में आ गए क्या, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई क्या। ये तमाम बातें हैं जो जनता समझ रही है कि लबरों की सरकार है। ये केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते। धर्म का जिक्र होता है तो कवर्धा की बात आती है, धर्म का जिक्र होता है तो बस्तर याद आता है, और धर्म का बात हो रहा है तो बिलासपुर में भी कुछ पीछे दिनों इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। क्या लगता है इसकी ज़रूरत है राजनीति में? धर्म की कभी राजनीति में जरूरत नहीं। धर्म आस्था का विषय है। के लिए राजनीति का पद पाना, राजनीति में सत्ता पाने के लिए वो धर्म का उपयोग करती है। और मुझे लगता है कि ये अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला। लोग समझ चुके हैं कि जय श्री राम का नारा, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे समाज को, दूसरे धर्म का अनादर करूँ, दूसरे लोगों को डराऊँ। क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, इसमें सबका अधिकार है, सबका हिस्सा है। यहाँ ये सनातन समय से चला रहा है कि हम सब वर्गों के लोग, सब धर्म के लोग यहाँ पर रह के आपस में इस देश को आज़ाद कराया। देश की आज़ादी में लोगों का बलिदान गया। बांट नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश करे, देश बंटने वाला नहीं है। बंटने वाला नहीं है। एक और चीज़ है, इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, आपका नाम अटल श्रीवास्तव और उन्होंने जिक्र कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी का। नाम दोनों का सेम है, सरनेम अलग है। अब ये कहा जा रहा है, मतलब आप ही के पार्टी के कुछ नेता और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो याद आई नहीं साहब, अब अटल जी को याद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने बनाया था, अब हम ही संवारेंगे। तो ये 15 साल कहाँ चले गए थे और अब क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा ना कि श्रेय लेने की राजनीति। 1972 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर पहला पर्चा फेंका गया था। स्वर्गीय रामाधार कश्यप जो राज्यसभा सदस्य बाद में बने, उनके पूरे युवा साथियों ने कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाए। सब कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, नहीं बन पाया, बहुत सारे भौगोलिक स्थिति थे, कोई भी राज्य का निर्माण नहीं हो रहा था। और ये हमने बनाया, हमने संवारा। 15 साल भूख और भ्रष्टाचार का आतंक था। तभी तो रमन सिंह को रायगढ़ की रैली में कहना पड़ गया कि एक बार 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो, सरकार वापस फिर 5 साल के लिए आएगी। रिकॉर्डेड है। तो ये कमीशन खोर सरकार है। इन्होंने कभी गांव का, किसान का, गरीब का कभी भला नहीं किया, मजदूर का, बेरोजगारों का, महिलाओं का। तो अब ये आने हैं, इसमें आ रहे हैं कि 15 साल जब ये कुछ नहीं कर पाए, 15 साल इन्होंने अपना भला किया। इनके जितने मंत्री हैं, देखिए, हमारे को तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान अभी समझ में आया। छत्तीसगढ़ का जो अभिमान बढ़ा है, छत्तीसगढ़ियावाद क्यों नहीं होना चाहिए? सब राज्यों का अपना वाद है। महाराष्ट्र लोग महाराष्ट्रीयन बोलते हैं, उड़िया लोग उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। हम छत्तीसगढ़िया क्यों नहीं बोलते? दिशा गलत नहीं, दिशा एकदम सही है। ये अभिमान होना चाहिए। पहले अपने देश पर अभिमान, फिर अपने राज्य पर अभिमान, फिर अपने शहर पर अभिमान, ये होना चाहिए। और ये अभिमान अगर किसी ने दिया है, हमारा राज्य का गीत विकसित किया गया, अरपा पैरी की धार, हमारा खान पान, हमारा व्यंजन, हमारी पारंपरिक जो गीत संगीत है, लोक कला है, संस्कृति है, इसको अगर आज पहचान मिली है तो भूपेश बघेल जी की सरकार में मिली। भारतीय जनता पार्टी ने वो पहचान को पूरा खोने की कोशिश की थी। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोग सरकार पे नहीं बैठे थे। आज किसान का बेटा, लोग बैठे थे, सब बाहर के लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रेम क्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है, छत्तीसगढ़ के गांव का ताना बाना क्या है। जिसको देसी आदमी बैठा है, जिसको छत्तीसगढ़ से प्यार होगा, छत्तीसगढ़ की परंपराओं से, लोक कला से, संस्कृति से, वो छत्तीसगढ़ का। हमने राम वन गमन पथ बनाया, वही भगवान। मुद्दे तो आपने सारे हथिया लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ लाभ मिल रहा है उन मुद्दों का?
मैं जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से घूम रहा हूँ, गांव के लोगों का विश्वास भूपेश बघेल जी के ऊपर है और इस सरकार के ऊपर, और ये विश्वास मुझे लगता है कि कहीं ये विश्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक आखिरी सवाल कि यदि कोटा की जनता अटल श्रीवास्तव को वोट दे तो क्यों दे? इसलिए दे कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने गांव, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य सब क्षेत्र में काम किया है। और मैं वहाँ से मुझे विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है। जीतने के बाद मेरे लिए चुनौती भी होगी कि इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से विधायक रहे हैं। बल्लम लोग लड़े। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे, जो में विधान पुरुष कहा जाता था, पंडित राजेंद्र प्रसाद, मैं जो मूलभूत चीज़ें हैं किसी भी विधानसभा, एक जनप्रतिनिधि का, एक विधायक का, कि रोड, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने क्षेत्रों में ये चीज़ें लाए। बाकी जो बड़े विकास है जो आने वाली पीढ़ियों को देके जाएंगे, उस विकास की अगर बात करें तो जैसे कॉलेजेस खुलने हैं, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में हमको अभूतपूर्व काम करना है, पेंडा गोरेला जहाँ खेल की बहुत अच्छी सुविधाएं हो सकती है, स्वास्थ्य की बड़ी सुविधाएं, एम्स लाया जा सकता है, पूरे ट्राइबल एरिया है। और हमारे जो फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी भाई हैं, उनकी आदिवासी चेतना केंद्र खोला जाए, उनकी संस्कृति, उनके जीविकोपार्जन की स्थितियों को विकसित किया जाए, वनोपज के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाए। इस दिशा में काम होगा, तभी कोटा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। बहुत शुक्रिया और आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये थे अटल श्रीवास्तव, जिन्होंने एक बात में ये तो कह दिया कि जो विधायक हैं वो निष्क्रिय हैं, और यदि निष्क्रिय हैं तो उसका लाभ इनको सीधे तौर पर मिलेगा। जब लाभ मिलता है तो आप ये मान लीजिए त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं हो पाती, त्रिकोणीय नहीं हो पाता, क्योंकि 3 जब लोग लड़ते हैं और तीनों बल्लम होते हैं, तीनों बड़े दावेदार होते हैं, उस बीच यदि आपको मौका मिल रहा है तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो सत्ता में बैठे थे वे बाहर के लोग थे, अब जो सत्ता में बैठा है वो छत्तीसगढ़ी, और सबका अपना अपना वाद होता है, तो ये वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।